हाँ जी भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तुम पूछोगे कि भैया आपने सबसे लास्ट में क्यों उठाया ये? जो नया सेशन है वो तुम तो सीरियल वाइज पढ़ना। जो पुराना सेशन है मेरे पास भाई कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ अब जब आया है कर लेते हैं। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि यार ये सबसे ज्यादा इजी लगेगा क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाली चीजें नहीं है। इसमें बस बेसिक छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसको आपको समझना है जो आपको पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे हेल्प करने वाले हैं। लाइक आप आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हो उन सब में ये बातें यूज होगी। तो हम सिर्फ सम बेसिक कंसेप्ट से, नाम से पता लग रहा है ना कि हमें कुछ बेसिक से कंसेप्ट से गो थ्रू होना है और पता लगा रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। देखो भाई, M-CRO अगर मैं यहां पर देता हूं I तो वो बन जाता है माइक्रो, अगर मैं यहां पर देता हूं A तो वो बन जाता है मैक्रो। 11th क्लास में तुम पढ़ गए हो माइक्रो इकोनॉमिक्स और 12th में तुम्हें पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में बेसिक सा फर्क क्या है? बिल्कुल सीधा सा स्पष्ट सा फर्क। माइक्रो में हम बात करते हैं एक फर्म की, एक हाउस होल्ड की, एक इंडिविजुअल की, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट सेंट्रिक बात करते हैं हम। भाई हम एक छोटे बंदे की, एक उसकी फैमिली की, एक उसके घर की, एक उसके फर्म की, एक उसके बिजनेस की, एक इंडस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली होल इकोनॉमी, पूरी कंट्री, पूरा देश, पूरे देश में जो इकोनॉमी चल रही है वो सारी चीज जब कवर हो जाती है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों साइड जब कवर हो जाती है, तब वो बात घूम के आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। देखो, जैसे हम माइक्रो में बात करते थे डिमांड और सप्लाई की, मैक्रो में हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। पूरे देश में कितनी डिमांड है, पूरे देश में कितनी सप्लाई है। ये अलग अलग चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं, इसके बाद पढ़ने का मूड बना रहे हो तो यहां बटन में आ रहे हैं, जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और जैसे माइक्रो में हमें क्या मिलता था कि पर पर्सन इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम निकालते थे हम। यहां पे हम निकालेंगे नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल। जहां बड़े स्केल पे बातें हो रही है, जहां किसी बड़े लेवल पे बातें हो रही है, वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और पर बंदा, पर फर्म ऐसी बातें होती है, वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्क आप समझ चुके हैं। इस चैप्टर में ना सारी बातें एक दूसरे से काफी हद तक इंटरलिंक्ड नहीं होने वाली, जैसे बाकी चैप्टर्स होते हैं फ्लो में चलता है, ये होगा फिर ये इसके कंपोनेंट्स ऐसे वैसे। यहां अलग अलग चीजें आपको समझनी है, तो जितना हो सके अपने हाथ साथ एक कॉपी पेन लेके बैठो और इस सारी बातों के नोट्स बना दो। अब गुड्स क्या होता है पहले इसको डिफाइन करते हैं। बेसिकली गुड क्या है? ये मार्कर, ये ढक्कन, ये व्हाइट बोर्ड, ये इसके अंदर डलने वाली इंक, ये दरवाजा, ये ट्राइपॉड, ये माइक, ये मोबाइल फोन, उसका कैमरा। कैमरा चलो अलग यूनिट नहीं है तो इसको अलग नहीं गिनते। ये सब चीजें गुड्स है। गुड बेसिकली वो चीज है जो आप कंज्यूम करते हो अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। हर वो चीज जिसका कोई ना कोई पर्पस है, जो आपको कुछ ना कुछ सर्व कर रही है, वो गुड है। एज सिंपल एज दैट। अब हर गुड का एक पर्पस होता है। जैसे इस मार्कर का पर्पस है लिखना, इस व्हाइट बोर्ड का पर्पस है कि अपने ऊपर लिखवाना, एक मशीन का पर्पस है और चीजें प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो जब वो गुड जिस वो एंड पर्पस के लिए बना है, लास्ट स्टेज में उसके लिए यूज होगा। क्या बोल गया भैया, समझ नहीं आया मतलब हमें। देखो, ये जो मार्कर है ये बना है लिखने के लिए। अब जब ये यूज हो रहा है, मैं इससे लिख रहा हूं, तो ये है इसकी लास्ट स्टेज, ठीक है। अब ये मेरे हाथ में जो मार्कर है दैट इज अ फाइनल गुड। मैं आपको बड़े ही सही एग्जांपल से फर्क समझा रहा हूं फाइनल गुड का और इंटरमीडिएट गुड का, जो काफी बच्चों को साल के एंड तक समझ नहीं आता। ध्यान से सुनना, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक गुड का कोई ना कोई पर्पस है जिसके लिए वो बना है। अब वो वहां वाईफाई लगाओ, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन उस वाईफाई का पर्पस है कि वो पूरे घर में इंटरनेट सप्लाई करे, ठीक है। हर गुड का एक एंड पर्पस होता है जिसके लिए वो बनता है। अब जब वो बन रहा है, अंडर प्रोसेसिंग है, अभी के लिए मान लो उसके आधे पार्ट्स लग गए, आधे नहीं लगे, तो तब तक, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो एक इंटरमीडिएट गुड है। उसके बाद वो फैक्ट्री में पूरा बन के तैयार हो गया, वो डब्बा, वो मॉडर्न अपने आप में फुल फ्लेज यूनिट तैयार है, वो डब्बे में पैक हो गया, ठीक है। अब वो क्या है? अब वो फाइनल गुड है? नहीं, अभी भी वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि पड़ा कहां है? वो फैक्ट्री में पड़ा है, और फैक्ट्री में उसका एंड यूज नहीं लिया जाना। वो प्रोडक्ट जिस कंज्यूमर के लिए बना है, जब तक वो उसको अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए यूज नहीं करेगा, तब तक वो फाइनल गुड नहीं कहलाएगा। अभी तक भी ये इंटरमीडिएट गुड है। फैक्ट्री से ये गया होलसेलर के पास, होलसेलर से गया रिटेलर के पास। क्या भैया रिटेलर के पास जो मॉडर्न पड़ा है वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है?
अभी तक भी वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो अपनी फाइनल वैल्यू पे नहीं आया, वो अपने फाइनल एंड यूज पे नहीं पहुंचा। उसका एंड यूज है घर में लगा के इंटरनेट सप्लाई करना, रिटेलर नहीं कर रहा, उसके पास डब्बा बंद पड़ा है, ठीक है। उसके बाद रिटेलर से वो आया कस्टमर के पास। कस्टमर के पास जब आया, उसने अपने घर में लगा लिया वो मॉडम, उससे वो वाईफाई कनेक्ट कर रहा है, रेंज आ रही है, फोन में लैपटॉप में यूज कर रहा है, तब जाके वो बनता है फाइनल गुड। हाँ जी भैया, ऊपर से इतना तो पता लग गया कि जब एक गुड का जो एंड पर्पस होता है, जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए वो मैन्युफैक्चर हुआ है, जब उस स्टेज पे आ जाएगा तब वो फाइनल गुड बचेगा। बहुत बढ़िया। इंटरमीडिएट गुड वो गुड है जो अभी अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया। फाइनल गुड वो गुड है जो अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर गया। एक मिनट आप कह रहे हो मतलब इंटरमीडिएट गुड अभी तक पूरा प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। हाँ जी, नहीं हुआ। यहां पे होलसेलर के पास जो गुड पड़ा है वो तो पूरा प्रोड्यूस हो गया, इसको भी आप इंटरमीडिएट बोल रहे हो तो मतलब कहानी गोल हुई है, तो आपने अपनी बात में गलती निकाल दी। देखो यहां जो हम प्रोडक्शन मान रहे हैं वो मान रहे हैं वैल्यू एडिशन को, ठीक है। वैल्यू एडिशन बेसिकली क्या होती है, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। वैल्यू एडिशन होता है कि एक चीज की वैल्यू में आप ऐड कर रहे हो। लाइक ये मॉडर्न जो बनता है इसके अंदर काफी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन छोटे छोटे पार्ट्स की मान लो फॉर एग्जांपल रफ फिगर ले रहा हूं मैं, ₹1 इज द वैल्यू ऑफ पर पार्ट, ठीक है। और इसके अंदर लगते हैं गिनती के 10 पार्ट, हमने जस्ट एज्यूम कर लिया ₹1 इज द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट, 10 अलग अलग पार्ट लगते हैं, उनको जोड़ के ये मॉडर्न बनता है। मान रहे मेरी बात। अब जब ये 10 चीजें हैं, ये जो 10 चीजें हैं ये फैक्ट्री खरीद के लाई, तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ी उनको, ₹10। अब फैक्ट्री ने इस पे काम किया, इसको कुछ बनाया, इसको जोड़ा, इसको असेंबल किया, इसकी कोडिंग करी, जो भी किया, इसको कुछ बनाया। वो ₹10 वाली चीज उन्होंने कर दी ₹20 की। तो बेसिकली यहां इन्होंने ₹10 की वैल्यू एडिशन करी है। तुमने ना ये चीजें नेशनल इनकम वाले चैप्टर में जाके ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि वहां इसका बहुत तगड़ा लिंक है, कैसे देश की इनकम जनरेट होती है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती है और कहां कहां वैल्यू ऐड होती है, ठीक है। तो ये समझो कि यहां पे बेसिकली ₹10 की वैल्यू ऐड हुई है, समझ गए। अब ये होलसेलर के पास आ गया, उसने 20 वाली चीज को 30 का कर दिया, उसने भी ₹10 की वैल्यू ऐड की है। होलसेलर से रिटेलर के पास आया, कितने रुपए का, 30 का। अब रिटेलर ने जब कंज्यूमर को बेचा ₹50 का, उसने भी ₹20 की वैल्यू ऐड की है। तो हर स्टेज पे इस प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन चलती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट पे आके वैल्यू एडिशन रुक गई कंज्यूमर के पास आके। जब मैंने ये वाईफाई लिया ₹50 का, मॉडम लिया, सॉरी वाईफाई मॉडम लिया ₹50 का, तब क्या मैंने इस पे कुछ और फर्दर काम किया कि मैंने इसकी वैल्यू ऐड करी? ऑब्वियसली नहीं, मैंने इसको खुद के लिए यूज किया, इसकी वैल्यू में कुछ एडिशन नहीं आई है, 50 का 50 का ही पड़ा है। तो ये बात तो आप लोग समझ चुके हो भाई बहुत अच्छे से कि जब तक वैल्यू एडिशन हो रही है ना, तब तक तो वो है इंटरमीडिएट गुड, और जैसे ही वैल्यू एडिशन होना बंद हो गई तब जाके वो बन गया फाइनल गुड। हाँ जी भैया, हाँ जी, ये चीज तो हमें क्लियर हो रही है। तो लेट्स हैव अ लुक अपॉन एक बेसिक सा डिफरेंस फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच में क्या है। ओके, तो देखो बेसिक चीज क्या आती है कि सबसे पहले हमें बेसिक फर्क पता लगता है कि फाइनल गुड होता है एंड यूज बाय कंज्यूमर, और इंटरमीडिएट गुड होता है जो या तो फर्दर प्रोडक्शन में काम आने वाला है, जैसे वो रॉ मटेरियल 10 टुकड़े, या वो फर्दर रीसेल पर्पस के लिए जैसे होलसेलर और रिटेलर ने किया, ठीक है। दूसरी चीज, इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी डोमेस्टिक या नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते, वेयर फाइनल गुड्स डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में काउंट होते हैं। तीसरी चीज, एक ही गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पर्पस। दूध का एक गिलास अगर तुम पी जाओ तो वो फाइनल गुड है, लेकिन उसी दूध के एक गिलास से अगर तुम पनीर बना दो तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया ना, उसमें फर्दर प्रोडक्शन चल रही है। चाहे तुम पनीर बना के खुद खाओ, तुमने कॉमर्शियल पर्पस के लिए पनीर नहीं बनाया, घर पे बनाया, लेकिन वो दूध इज एन इंटरमीडिएट गुड। फाइनल जो चीज तुमने कंज्यूम की वो पनीर था, तो पनीर फाइनल गुड हुआ, लेकिन दूध इंटरमीडिएट गुड हो गया। ऐसे ही एक ही चीज इंटरमीडिएट भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। खाने के बाद घर में मीठे के नाम पे कुछ लेना, तुमने चीनी ही खा ली, तो वो चीनी क्या है, वो चीनी फाइनल गुड है। लेकिन जब चीनी चाय में मिलती है और तुम चाय पीते हो तो वो चाय फाइनल गुड है, चीनी इंटरमीडिएट गुड है। एक ही गुड अलग अलग रूप ले सकता है। ये फर्क तुम अच्छे से समझ चुके हो, धीरे धीरे इसकी डिटेल में जाओगे, बुक में से रीडिंग मारोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। फाइनल और इंटरमीडिएट का बिल्कुल कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखना, जो गुड जिस काम के लिए बना है, फाइनल एंड पर्पस। अब तुम कहोगे भैया दूध तो पीने के लिए बना है, लेकिन वो पनीर बनाने के लिए बना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बेसिक सी चीज है, वो वाईफाई के 10 मॉडर्न के 10 स्पेयर पार्ट्स में इंडिविजुअल यूज नहीं कर सकता था। वो मॉडर्न का काम क्या है, आपको रेंज देना, इंटरनेट कनेक्टिविटी देना। तो जब आप उससे वो काम ले रहे हो
तब जाके आपके पास वो फाइनल गुड कन्वर्ट हो रहा है, अदरवाइज उससे पहले सारी स्टेज में, सारे प्रोसेस में वो एक इंटरमीडिएट गुड है। होप सो समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे। ओके भाइयों, फाइनल गुड्स के आगे हमने और दो टुकड़े कर दिए, एक कंजम्पशन गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। देखो क्या होता है कि कुछ चीजें तो यूज होती है एंड कंज्यूम करने के लिए, हमने उनको कंज्यूम करना है, उनकी सर्विसेज को बिल्कुल एंड गोल तक पहुंचा के यूज करना है। जैसे मैंने मॉडर्न का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने दूध का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने अपने मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया, ये सारी चीजें कंजम्पशन गुड्स के अंदर आती है जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होते हैं भैया? एक बात मान लो कि एक मशीनरी है जो डिस्पोजेबल ग्लासेस बनाती है। ठीक है भैया, डिस्पोजेबल ग्लासेस जो बन रहे हैं फैक्ट्री में, दैट आर इंटरमीडिएट गुड। फैक्ट्री से होलसेलर के पास गए, अभी भी वो इंटरमीडिएट है। होलसेलर से रिटेलर के पास गए, अभी भी वो इंटरमीडिएट है। लेकिन रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर के पास जब वो डिस्पोजेबल ग्लास आ गए, और इन गर्मियों में आप उनमें शिकंजी पी रहे हो चाहे कोक पी रहे हो, वो गिलास एंड यूज हो रहा है, तब वो फाइनल गुड है। दैट्स कंफर्म, फाइनल गुड समझ गए। लेकिन भैया ये जो मशीनरी है ये भी तो अपने आप में एक गुड ही है ना, जो हमें कुछ ना कुछ सर्विस दे रही है। मतलब सर्विस में कंफ्यूज मत होना उधर, ये गुड है जो हमें कुछ ना कुछ सर्व कर रहा है। और ये जो गुड है ये इंटरमीडिएट हुआ या फिर ये फाइनल हुआ? दिमाग लगाओ, मैंने कहा जो गुड जिस काम के लिए बना है, जब वो उस काम के लिए यूज हो रहा है तब वो फाइनल है। अदरवाइज क्या होगा? या तो वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होगा या वो रीसेल के लिए होगा। अब भैया ये मशीनरी फर्दर प्रोडक्शन में तो हो रही है, लेकिन ये किसी चीज का रॉ मटेरियल नहीं बन रही। फर्दर प्रोड्यूस करते हुए ये अपने आप को उस चीज में गवा नहीं रही। मॉडम की बात करी, 10 स्पेयर पार्ट्स थे, एक मॉडम बनने के लिए वो 10 स्पेयर पार्ट्स ने अपनी इंडिविजुअल एंटिटी खो दी। अब वो 10 स्पेयर पार्ट्स लग चुके हैं और एक मॉडम बना है, तो वो 10 स्पेयर पार्ट्स हुए इंटरमीडिएट गुड। लेकिन ये मशीनरी सालों साल से चली आ रही है और डिस्पोजेबल ग्लासेस बना रही है, मतलब ये फिक्स्ड एसेट है। तुमने 11th की अकाउंट्स जरा सी भी ढंग से पढ़ी है तो तुम्हें फिक्स्ड एसेट्स पता होगा। जो ये मशीनरी फिक्स एसेट है, ये डिस्पोजेबल ग्लासेस बनाती है, मतलब ये तो अपना एंड यूज ही दे रही है ना भाई। ऑफ कोर्स इसका जो काम है गिलास बनाना, ये गिलास बना रही है। जब ये मशीनरी अपनी फैक्ट्री से बन के आ रही होगी तब इंटरमीडिएट थी, हमने इसको खरीद लिया अपने गिलास बनाने के लिए, तो ये मशीनरी फाइनल गुड हो गई है। ये मशीनरी फाइनल गुड है भैया, डन। अब फाइनल के बीच में ये कैपिटल गुड्स में आएगी। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर फिक्स्ड एसेट बन के और सामान प्रोड्यूस करते हैं किसी फर्म के लिए, किसी बिजनेस के लिए, कहीं पे भी। ठीक है, जो खुद कंज्यूम नहीं हो जाते उसमें। अब वो स्पेयर पार्ट था, वो अपने आप यूज हो गया। आपने दूध से पनीर बना दिया, दूध खत्म हो गया, लेकिन वो पनीर बनाया किससे? आपने शायद नींबू डाल के बनाया होगा, वो नींबू भी खत्म हो गया। चलो एग्जांपल गलत हो गया। आपने दूध से मक्खन बनाया, मक्खन कैसे बनाया? या तो उसमें ब्लेंडर मार के मक्खन बनाया, या उसको मिक्सी में डाल के मक्खन बनाया। एक बार मक्खन बनाने के बाद ना तो आपका ब्लेंडर खत्म हो गया, ना ही आपकी मिक्सी खत्म हो गई, देन दे आर कैपिटल गुड्स। अब भैया कैपिटल गुड्स वाली बात तो हम समझ गए। अब हमें ये बताओ कि कैपिटल गुड्स सिर्फ बेसिक फर्म के मामले में ही हम कैपिटल मानेंगे, या हाउस होल्ड लेवल पे भी जो यूज हो रहा है उसको भी हम कैपिटल मानेंगे? द आंसर इज क्वाइट सिंपल, इट्स नो। हम जो दूध से मक्खन बना रहे हैं, उस ब्लेंडर का इस्तेमाल करके वो मक्खन हम बेच नहीं रहे। अगर हम वो मक्खन बेच रहे हैं, दैट इज फॉर कमर्शियल पर्पस, तब तो वो ब्लेंडर हो गया कैपिटल गुड। लेकिन अगर हम वो मक्खन नहीं बेच रहे हैं, हम वो खुद कंज्यूम कर रहे हैं, वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बना, तब वो ब्लेंडर इज ऑब्वियसली अ कंजम्पशन गुड। आप समझ चुके होंगे ये बात। तो अब जब हमने ये समझ लिया, तो कंजम्पशन गुड के छोटे से 3 टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं। पहला आता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो एक बार यूज होने से खत्म नहीं होते। जैसे मैंने आपको अभी बताया ब्लेंडर, आपने इसको एक बार यूज कर लिया लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। मिक्सी, मेरा मोबाइल फोन, ये ट्राइपॉड, ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये सब एक बार यूज होने से खत्म नहीं होते। लेकिन कुछ गुड्स होते हैं नॉन ड्यूरेबल, जो एक बार यूज होने से खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भैया, आपने चिप्स का पैकेट लिया, आपने खाया, वो खत्म। आपने कोल्ड ड्रिंक लिया, आपने पी, वो खत्म। जो ईटेबल्स होते हैं वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। मैं उल्टा बोल गया, आई एम सॉरी। ड्यूरेबल वो जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ड्यूरेबल वो जो खत्म हो जाता है। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पेट्रोल, ये ड्यूरेबल है। जो खत्म नहीं होते वो होते हैं जैसे ब्लेंडर, मिक्सी, फोन, ट्राइपॉड, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, मॉडम, ये सब कुछ। ठीक है,
तीसरे आते हैं सर्विसेज। सर्विसेज वो जो एक बार लेने से खत्म तो जरूर हो जाती है, लेकिन वो गुड में नहीं आती। आप नाई के पास गए, आपने बाल कटवाया, 100 रुपए दे दी, दैट्स इट। वो सर्विस ली, कंज्यूम हो गई, 100 रुपीज पे कर दिया और उसका आज के बाद कोई लिंक नहीं। उसकी सर्विस खत्म हो गई उसके एंड से, उसकी जो उसने चीज प्रोवाइड करनी थी वो कर दी। ये होता है कंजम्पशन गुड। ये भी फाइनल गुड के अंदर, कंजम्पशन गुड के अंदर ही आएगा। समझ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझे तो नीचे कमेंट छोड़ दो, मैं जो भी दिक्कत है वहां सॉल्व कर दूंगा। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं भाई, जाके चेक कर सकते हो पिछली वीडियोस में। कोई भी डाउट हो, यहां सॉल्व नहीं हो तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो, टेलीग्राम में मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हो। काफी फीचर है तुम्हारे लिए, बस पढ़ने वाले बारे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक वर्सेस फ्लो मेरा फेवरेट कंसेप्ट था कसम से, क्योंकि ये 90% बच्चों को समझ नहीं आता और जिन 10% बच्चों को आ जाता है उनके लिए प्लस पॉइंट है ना यार। तो तुम सबको जो भी मेरी वीडियो में आना, तुम्हें 10 में आना है। इस कंसेप्ट को जब तक तय से, मतलब जितनी डेप्थ में पॉसिबल उतनी डेप्थ में ना समझ जाओ, कमेंट कर करके, इंस्टा डीएम कर करके मेरी जान खा जाओ, जैसे मर्जी करो, ये कंसेप्ट तुम्हें नहीं छोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल कंसेप्ट है। अगर तुम ढंग से नहीं सुनोगे तो, सुन लोगे तो कुछ भी नहीं है। जो लोग मैथ्स पढ़ के आए हो +1 में, तुम्हें एक चीज पता होगी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब तुमने अगर फिजिक्स 9th-10th में अच्छे से पढ़ी है तो भी शायद तुम्हें पता हो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। अगर तुमने ये पढ़ा है तो मैं सीधा सा बता दूं भैया, स्केलर क्वांटिटी होती है स्टॉक, वेक्टर क्वांटिटी होती है फ्लो। समझ गए? अब भैया जिन्होंने मैथ नहीं लिया, जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, वो तो टेंशन क्यों लेते हैं, मैं बता रहा हूं ना। जिन्होंने लिया उनके लिए पहले तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में समराइज कर दिया, और जिन्होंने नहीं लिया, अब मेरी बात सुनो भैया, अब मेरी बात सुनो बड़े ही शांति से, बड़े ही ध्यान से। हम जो भी इकोनॉमिक्स में बातें करने वाले हैं ना, जो भी फिगर्स आएंगी, हम यहां बात कर रहे हैं फिगर्स की। फिगर्स यानी कि नंबर, ठीक है। नंबर दो तरह के होते हैं, दो तरह के यूनिट्स में होते हैं। एक तो होता है जिसकी इंडिविजुअल कोई एंटिटी है। अगर मैं कह दूं कि आज मेरी जेब में 50 रुपए हैं, तो वहां सिर्फ एक यूनिट यूज हुई, दैट इज रुपीस, बस, और कोई यूनिट यूज नहीं हुई। 50 फिगर आ गई, यूनिट यूज हुई रुपीस, जो अपने आप में एक सेंस बनाता है कि मेरी जेब में 50 रुपए हैं। दैट्स क्वाइट सिंपल। अगर मैं कहूं कि मैं 50 रुपए कमाता हूं, तो ये अपने आप में सेंस नहीं बनाता कि मैं 50 रुपए घंटे के कमाता हूं, महीने के कमाता हूं, साल के कमाता हूं। भाई कुछ टाइम फ्रेम भी हो ना, कमाई का टाइम फ्रेम होता है, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो वो मेरी इनकम हो जाएगी 50 रुपीज पर आवर, ठीक है। अब यहां पे देखो 50 तो हो गई फिगर, लेकिन यूनिट्स दो आई हैं, एक यूनिट आई है रुपी और दूसरी यूनिट आई है टाइम की, दैट इज आवर। तो यहां से हमें पता लगता है कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक जहां पे सिंगल यूनिट अपने आप में कुछ मतलब रखती है, और दूसरी जहां पे सिंगल यूनिट का कोई मतलब नहीं है, उसको दूसरी यूनिट चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग होकर वो मतलब बना पाए। समझ आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? सिंगल यूनिट वाली चीज होती है स्टॉक। ये स्टॉक को अकाउंट्स वाले स्टॉक से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। सुनो, सिंगल यूनिट वाली होती है स्टॉक, डबल यूनिट वाली होती है फ्लो। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं और वहां से शायद तुम्हें थोड़ा और क्लियर होगा। एक बाल्टी है, बहुत गंदी बाल्टी बनाई है हमने। अगर मैं कहूं कि इस बाल्टी में 20 लीटर पानी है, तो इसमें एक यूनिट यूज हुई लीटर, तो ये स्टॉक है। अगर मैं टूटी चला दूं और कहूं कि इस बाल्टी में 1 लीटर पर आवर की स्पीड से पानी जा रहा है, अगर मैं कहूं कि इस बाल्टी में 1 लीटर पानी जा रहा है, तो उसके कोई मतलब नहीं बनता कि 1 लीटर कितने देर में जा रहा है भाई, 1 लीटर पर आवर, 1 लीटर पर आवर। जहां पे ये पर वाली बात आ जाए, मतलब लीटर विद रिस्पेक्ट टू आवर, वो फ्लो कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट वो कंसेप्ट है जो अपने आप में एक यूनिट सेंस बनाता है, फ्लो कंसेप्ट वो कंसेप्ट है जो अपने आप में एक यूनिट सेंस नहीं बनाता। समझ गए? बड़े ये बुक में काफी सारे एग्जांपल्स दिए हुए, सारे पढ़ लेना, थोड़े बहुत मैं तुम्हें बता देता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक इंसान के पास $1 मिलियन की वर्थ है, मतलब लाइक कहते हैं ना मिलियनियर बन गया। मिलियनियर बनना मतलब आई एम हैविंग अ वर्थ ऑफ $1 मिलियन, 7 करोड़ रुपए का मालिक हो, मेरे पास कैश, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे घर, मेरी गाड़ी में जितने भी एसेट्स हैं सबकी वर्थ क्या है, 7 करोड़ रुपए। तो मेरे पास वेल्थ है 7 करोड़ रुपए, दैट्स ऑब्वियसली स्टॉक कंसेप्ट। कितनी वेल्थ है, अब मैं महीने के कितने कमा रहा हूं, कितने उड़ा रहा हूं, वो चीज ऑब्वियसली एक फ्लो है। उड़ाना भी, एक्सपेंडिचर भी एक फ्लो है। अगर मैं कहूं कि देश में इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वो एक स्टॉक है। अगर मैं कहूं मंथली इतने लोगों की जॉब्स लूज हो रही है और इतने लोगों को नई जॉब्स मिल रही है, वो एक फ्लो कंसेप्ट है। सारे एग्जांपल्स पढ़ लेना, बेसिक से आप मतलब समझ गए एग्जांपल्स है। अब इसकी ऑफिशियल जो बढ़िया वाली डेफिनेशन है वो भी समझना जरूरी है, तो एक बार उस पर नजर मार लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे।
हाँ जी दोस्तों, स्टॉक होता है क्वांटिटी मेजर्ड एट अ डैश ऑफ टाइम और फ्लो होता है क्वांटिटी मेजर्ड एट अ डैश ऑफ टाइम। मतलब यहां तक तो सेम है, डैश डैश में कुछ भरते हैं और इसका मतलब बदलते हैं। यहां आएगा POINT पॉइंट और यहां आएगा PERIOD पीरियड। फर्क क्या है देखो, एक शांति से बात करते हैं, शांति से, इसको बाद में देखेंगे, पहले मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें बताया कि मैं साल में जितना कमा रहा हूं वो फ्लो है, और मेरी नेट एग्जिस्टिंग वर्थ कितनी है वो मेरा स्टॉक है। अकाउंट्स में जाओ, थोड़ा सा अगर तुमने अच्छे तरीके से अकाउंट्स किया तो याद होगा हम बैलेंस शीट के ऊपर क्या लिखते थे, एज एट 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट के ऊपर लिखते थे कि 31 मार्च 2020 को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी ये वर्थ है, ये मेरी एसेट्स है, ये मेरी लायबिलिटीज है। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता था तो हम लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि इस साल में, जो साल 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर के हमारे ये प्रॉफिट्स हैं, ये लॉसेस हैं। क्या पता लगा इससे कि जब भी किसी भी चीज की बात हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं कि हाँ अभी इसी वक्त मेरी जेब में इतने पैसे, मेरे बैंक में इतने पैसे, मेरी ये वर्थ है, इस बाल्टी में इतना पानी है, देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी, वो स्टॉक है। क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक है, और क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में इतना कमाया, एक महीने में इतने लोगों की जॉब चली गई, एक घंटे में इस बाल्टी में इतना पानी फ्लो हो रहा है, मैं एक महीने में कितना खर्च रहा हूं, वो सारी चीजें जो टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाए, विद रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 10 सेकंड ही क्यों ना हो, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो, वो सब चीजें। मैं ये कह सकता हूं कि मेरे वॉलेट में अभी हाल फिलहाल कितने रुपए पड़े हैं, मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन मैं क्या ये बता सकता हूं कि मैं अभी हाल फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने रुपए कमा रहा हूं? तुम कहोगे भैया बिल गेट्स इतने करोड़ कमाता है तो उसकी पर डे, पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड की अर्निंग है, तो वो तो स्टॉक हो गया। नहीं भाई, वो पर सेकंड भी एक उसके लिए पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल बनो, ज्यादा अपना बोवल दिमाग मत चलाओ, सिंपल सी चीज है। मतलब मुझे पता है आधे लोगों ने नहीं चला होगा, मेरे मन में ये बकवास आई, क्यूरियोसिटी, तो मैंने तुम्हें थोड़ा बता दिया, क्योंकि मैं जब 12th में था मेरे मन में आई थी ये चीज। तो अगर कोई मेरे जैसा क्यूरियस बंदा है तो सुन लो, तुम्हें बस ये देखना है कि एक सेकंड भी एक पीरियड ऑफ टाइम है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी मेरी जेब में कितने, मेरे बैंक में कितने, मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं कमा कितने रहा हूं वो विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम होगा। होप सो ये समझ आ गया, नहीं आया तो मैंने बताया था, कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा डीएम मुझे परेशान कर दो, समझा दूंगा मैं। ओके, ग्रॉस नेट डेप्रिसिएशन, ये है हमारा अगला टॉपिक। देखो मैं इस चैप्टर में समझाऊंगा, लेकिन उतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा जितनी डेप्थ में मैं थर्ड यूनिट यानी कि नेशनल इनकम वाले में गया, शायद सेकंड यूनिट नेशनल इनकम वाले में गया। तो यहां समझ लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं आता तो नेशनल इनकम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। वो वाला चैप्टर जब देखोगे तो बहुत डीप में जाके समझ आ जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है सिर्फ ये चैप्टर देख के तुम नहीं रुकने वाले, क्योंकि तुम्हें इतना अच्छा समझ आ रहा है कि तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो। जब इतना अच्छा समझ आ रहा है तो गिव इट अनदर शॉट, नेशनल इनकम भी देखो, शायद जो थोड़ी बहुत कमियां तुम्हारे नेशनल इनकम की तैयारी में रह गई वो शायद अब पूरी हो जाए। तो देखो भाई, ग्रॉस नेट और डेप्रिसिएशन का क्या सीन होता है, मैं सिंपल सी बात बताता हूं। एक चीज याद करो, जब तुम 11th में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, ये तुम्हारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता था। यहां तक तुम्हारा बना ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पे तुम्हें यहां मिलता था, सॉरी यहां नहीं, यहां मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। मान लो X रुपीस ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइंड चलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया X रुपीस, तो तुमने उसको यहां ट्रांसफर किया, अब यहां आ गया ग्रॉस प्रॉफिट X रुपीस। अब हम यहां खर्चे माइनस करते हैं, फिर हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट, जितना भी आता है वाई आ गया मान लो, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, अब वो डेप्रिसिएशन नामक खर्चा यहां माइनस होता है या यहां माइनस होता है, भैया ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो यही माइनस होगा ना। तो इससे हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तब नेट प्रॉफिट आता है। हाँ, अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ डेप्रिसिएशन मान रहे हैं। तो ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट, ठीक है भाइयों, समझ गए हो? ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट। अब भैया इससे हमें क्या पता लगता है, ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है? हमें तो नहीं पता, कुछ नहीं पता तो लो सुनो, सिंपल सी चीज है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे जैसे हमने स्टॉक फ्लो में किया। तुमने एक 5 लाख रुपए की मशीनरी, एक साल बाद उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 1 लाख रुपए, 20% डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू बची 4 लाख रुपए, ठीक है। अब तुम्हें लगा कि मेरी फर्म को और जरूरत है, मुझे मेरा बिजनेस एक्सपैंड करना है, 4 लाख की मशीन इनफ नहीं है, मैं इसमें 2 लाख की मशीन ऐड कर देता हूं, और अब मेरे पास टोटल नेट मशीनरी है 6 लाख की। तो यहां से दो चीजें निकल के आती हैं।
एक तो होगी तुम्हारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। टोटल तुमने कितना इन्वेस्ट किया, जरा दिमाग लगा के बताओ, तुमने कितने पैसे मशीनों में खर्च किए। द आंसर इज 7 लाख रुपीज। तुमने पहले 5 लाख रुपए मशीन पे खर्च किए, फिर 2 लाख रुपए इस मशीन पे खर्च किए। तुम्हारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई 7 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद तुम देखोगे भैया कि हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 7 लाख है, तो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है। नेट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट जो करंट एग्जिस्टिंग टाइम पे तुम्हारे पास है। तुमने अभी अगर तुम्हारी बैलेंस शीट पकड़ के देख लो मैं, तो कि तुमने कितना इन्वेस्ट किया मशीनरी में, तो तुमने सिर्फ 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 4 लाख रुपए पुरानी मशीन के और 2 लाख रुपए नई मशीन के, यानी कि टोटल ऑफ 6 लाख रुपीज। ग्रोस इन्वेस्टमेंट तुम्हारी 7 लाख है और नेट इन्वेस्टमेंट तुम्हारी 6 लाख है। तो दोनों का गैप यानी कि 1 लाख इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। अब बताओ ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। तुम सब एग्री कर रहे हो। अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इसका बुक वाली लैंग्वेज में मतलब क्या है। अगर तुम्हें मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लगी तो यूट्यूब तुम्हें ऑप्शन देता है थोड़ा 1x को 0.75 कर लो, 0.5 कर लो, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। स्लो लगे हो, तेज कर लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे, बस समझ आना चाहिए। और साथ कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, नहीं बैठे तो अभी लाओ, वीडियो को थोड़ा पीछे करो, लिखना शुरू करो। साथ साथ लिखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं लिखने का मेरे भाई, लिखो। देखो, सबसे पहले समझना है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल तुम्हें पता है क्या होता है, हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। हिंदी में बोले तो होती है कैपिटल पूंजी, शायद छोटा हुआ आता है, चलो जो भी है, लीव दैट असाइड। कैपिटल होता है कि हमने हमारे बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे हैं। ठीक है, बिजनेस पे कितना हमारा हक है। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट तुम्हें पता है। तो हमने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है वो हमारी कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट का बेसिकली मतलब है कैपिटल बढ़ाना। जब तुम 0 से 2 लाख पे, जब तुम 0 से 5 लाख पे आए, पिछले एग्जांपल की बात करते हैं, तुमने 5 लाख की मशीनरी खरीदी, तो वो 5 लाख की कैपिटल फॉर्मेशन थी। फिर तुमने 2 लाख की मशीनरी और खरीदी, तो वो 2 लाख की कैपिटल फॉर्मेशन और थी। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी, सिंपल। अब ग्रॉस और नेट की क्या डेफिनेशन होती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन होती है एडिशन टू द कैपिटल इन एन इकोनॉमी, एडिशन टू द टोटल कैपिटल इन एन इकोनॉमी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। नेट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट, टोटल नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट कैरिड आउट इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कंसिडरिंग, ये ध्यान रखना, कंसिडरिंग नॉर्मल वियर एंड टियर ऑन द मशीनरीज। मशीनरीज नहीं तो तुम टूल्स कह लो, तुम प्लांट्स कह लो, तुम कुछ भी कह लो, उन सब पे जो वियर एंड टियर यानी कि डेप्रिसिएशन लगता है, उसको जब कंसीडर कर लेते हैं तो बन जाता है नेट। दैट्स क्वाइट सिंपल। मैं पता नहीं क्यों चीख चीख के बोल रहा हूं, मेरा गला दर्द हो रहा है हल्का हल्का, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गया। हमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। ओके, तो अगर तुम्हें ग्रोस नेटवर्किंग समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो नेशनल वाले चैप्टर जाके देख सकते हो, उसमें मैंने और डिटेल में समझाया हुआ है। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बड़े ध्यान से सुनना, दिमाग के कंसेप्ट खोल देगा और पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी क्लास 12 आसान हो जाएगी तुम्हारी। एक हाउसहोल्ड और एक फर्म, दो ही यूनिट्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक वो जो कंज्यूमर्स हैं और एक वो जो प्रोड्यूसर्स हैं। एक ही बंदा कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है। मैंने अगर आज एक फैक्ट्री खोल ली जहां पे मैं ब्रेड बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रेड खा नहीं रहा। एक बार को मान लो मैं ब्रेड नहीं खाता, मान लो, जस्ट अज्यूम मैं ब्रेड बना रहा हूं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देश में सिर्फ ब्रेड नहीं बनता, देश में बहुत कुछ बनता है। मैं एक गुड के लिए प्रोड्यूसर हूं, अदरवाइज मैं बाकी 100 अदर गुड्स के लिए कंज्यूमर भी हूं। तो हर एक इंसान प्रोड्यूसर भी है, हर एक इंसान कंज्यूमर भी है, हर एक इंसान हाउस होल्ड में भी आता है, हर एक इंसान फर्म में भी आता है। अब हमें इनका रिलेशन पढ़ना है कि भाई सीन चलता क्या है यार, जरा देखिए तो सही, होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स काम कैसे करती है। तो सुनो मेरे भाई, सबसे पहले क्या होता है, हाउस होल्ड यानी कि नॉर्मल लोग जाते हैं फर्म के पास और प्रोवाइड करते हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज यानी कि या तो ये दे देंगे फर्म को लैंड जिसपे इनको मिलेगा रेंट, फैक्टर सर्विस दी लैंड, या ये देंगे लेबर जिसपे इनको मिलेगी वेजेस। ये चीज शायद तुम समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ी है, नहीं समझिए तो नोट डाउन कर लो। लैंड में मिलता है रेंट, लेबर में मिलती है वेजेस, उसके अलावा तीसरी चीज क्या आती है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि इस पे मिलता है आपको प्रॉफिट, आपने कुछ बिजनेस किया। और चौथी चीज आती है कैपिटल, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट। देखो दुनिया में पैसे कमाने के तरीके ही चार है ना, आप किसी को जमीन दे दो उस पर किराया खा लो, आप किसी को पैसे दे दो उस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज खा लो, आप
कहीं पैसे खुद लगाओ, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट अलग है, लेकिन आप कहीं पैसे लगा के कमा रहे हो, आप कुछ बिजनेस चला रहे हो, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, और आप जॉब लग रहे हो, वो लेबर में आता है, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, उससे फिक्स सैलरी, फिक्स वेज दे रहे हो। पहला स्टेप होता है हाउस होल्ड गया फर्म के पास, उसने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की। फैक्टर सर्विसेज वो होती है जो कुछ काम है जिसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। इसके बदले में पैसे मिलेंगे तो फर्म हाउस होल्ड को पे करेगा, यानी कि मनी, पैसा देगा भैया, पैसा, चारों सर्विसेज के बदले में पैसा देगा। मानते हो? जब इन्होंने ये सर्विसेज दी तो फर्म के पास कुछ बच गया, जिसको हम बोलते हैं गुड। जिस चीज की प्रोडक्शन वो कर रहे थे, जिस चीज को मैन्युफैक्चर करने में फर्म लगी हुई थी, वो चीज बन गई। ठीक है, समझ गए? वो चीज जब बन गई तो बनने के बाद इसने इनके पैसे दे दिए, तो ये एक साइकिल तो हो गई कंप्लीट। एक साइकिल कंप्लीट हो गई। जो लोग थे जिनको पैसे कमाने थे वो गए फर्म्स के पास, भैया हम कुछ काम करेंगे, हमें पैसे दे दो, उनको पैसे मिल गए। लेकिन एक चीज इकोनॉमी में एडिशनल हो गई, गुड्स प्रोड्यूस हो गए। अब गुड्स प्रोड्यूस हुए तो भैया गुड्स कंज्यूम भी तो होंगे। अब क्या होगा, ये फर्म ये गुड्स लेके जाएगी हाउस होल्ड के पास कि भैया मेरे गुड्स रख लो, मेरे गुड्स कंज्यूम कर लो, और हाउस होल्ड रहेगा ठीक है, मुझे जरूरत है, मुझे ब्रेड खाना है, मुझे रोटी खानी है, मुझे सब्जियां लेनी है, मुझे फ्रूट्स लेने हैं, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो दैट्स टोटल हाउस होल्ड हो, ठीक है, आप कंज्यूम कर रहे हो। उसके बदले में आप इसको पैसे दे रहे हो। ये मेरा तो रास्ता बंद हो गया यार, बट कोई बात नहीं, यहां से हाउस होल्ड से फर्म को पैसे आ रहे हैं, समझ रहे हो ना? यहां से फर्म को फिर पैसे आ रहे हैं, बस कहानी खत्म। जिंदगी क्या है? जिंदगी यही तो है, काम करो, पैसे कमाओ, पैसे उड़ाओ, खाना खाओ, दैट्स इट। यही चीज चलती है मेरे भाई। फर्म ने क्या किया, देखो सीन क्या हुआ, यहां पे मनी हुआ। मैं आपको बताता हूं, बड़ी प्यारी चीज बताता हूं कि दो तरह के फ्लोज होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। ठीक है, मेरे पास यहाँ कलर्ड मार्कर्स नहीं है, बट थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने यहां 4 फ्लोज किए, ठीक है, 4 फ्लोज, उनको दो दो के टुकड़ों में तोड़ते हैं। एक गए हाउस होल्ड से फर्म की तरफ पेमेंट जो हमने दी गुड या सर्विस के लिए, ये ऊपर वाली मनी दी, ठीक है, और एक फर्म से हाउस होल्ड को आई मनी जो उसकी सर्विसेज के बदले में आई। ठीक है, ये दो लाइंस जो है ना, एक तो ये फर्म से हाउस होल्ड वाली और एक ये हाउस होल्ड से फर्म वाली, ये दो लाइनें जो है दे आर शोइंग मनी फ्लो, पैसा कैसे फ्लो होता है इकोनॉमी में। ठीक है, और दूसरी साइड जब हाउस होल्ड ने फर्म को अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, और जब फर्म ने हाउस होल्ड को अपनी या तो सर्विसेज दी या गुड्स दिए, जो भी दिया, इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, असली फ्लो। असली मतलब पैसा भी असली है, लेकिन असली किसी चीज का, गुड का, सर्विस का, फैक्टर सर्विस का, किसी भी चीज का, वो फ्लो होना इज अ रियल फ्लो। समझ गए? बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी सी कुछ अगर चीज कमी लग रही हो तो नीचे कमेंट करने में शर्माना मत, अपना ही चैनल है भाई, तुमने इसको यहाँ 1500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। मैंने तो कभी जब शुरू किया तब नहीं सोचा था, ऑफकोर्स बाद में मेहनत कर रहा था, मैंने सोचा था हाँ सब्सक्राइबर चाहिए होते यार, लेकिन तुमने इतना प्यार दिखाया है तो दिल खोल के कमेंट करो, इंस्टाग्राम डीएम करो, टेलीग्राम ग्रुप में आओ, जहां भी आओ अपने डाउट्स पूछो। ठीक है, रियल फ्लो तुम समझ चुके हो, मनी फ्लो तुम समझ चुके हो, दिस इज द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कैसे इनकम फैलती है, दैट्स क्वाइट सिंपल। एक छोटी सी लास्ट चीज रह गई है, व्हाट इज ट्रांसफर इनकम। मैंने आपको बताया एक होती है फैक्टर सर्विसेज जिसके बदले में पैसे कमाते हो। दुनिया में पैसे कमाने के 4 ही तरीके हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो आपको बिना कुछ काम किए मिलती है। आपको आपके बर्थडे पे गिफ्ट मिल रहा है, सरकार को ग्रांट्स मिलते हैं, एनजीओ को डोनेशंस मिलती हैं, ओल्ड एज पेंशन मिलती है जो आपको बिना कुछ काम किए मिल रही है, वो सब चीजें होती है ट्रांसफर इनकम, जिसके बदले में आप कुछ सर्विस या गुड प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, बस आपको ऐसे ही पैसे मिल रहे हैं फ्री में। ठीक है, वो होती है ट्रांसफर इनकम। तो इसी डेफिनेशन के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। बहुत आसान, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक काम का, बहुत ही ज्यादा नंबर आने वाला चैप्टर, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ भी अच्छा बुरा लगा भाई दिल खोल के कमेंट कर दो। भैया आपकी वीडियो बहुत बेकार थी, लिख दो, मैं डरूंगा नहीं, मैं तुम्हें गालियां नहीं निकालूंगा, मैं तुमसे आराम से बात करूंगा कि भाई क्या कमी लगी मुझे बता। अगर अच्छी लगी तो अच्छी लिख दो, बुरी लगी तो बुरी लिख दो, दोस्तों तक पहुंचाना ही है तो पहुंचा दो अगर तुम्हें कुछ बेनिफिट लगता है, नहीं भी पहुंचानी तो यार जैसी तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें चलता है कर दो। धन्यवाद ये वीडियो इतनी लंबी देखने के लिए, लेकिन अपना एक कमेंट जरूर छोड़ देना, जैसा भी हो, ऑनेस्ट सा अनबायस्ड सा कमेंट जरूर छोड़ देना। अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी मुझे बता देना। दैट्स क्वाइट इट, थैंक यू सो मच। यहां टच करके सब्सक्राइब होता है, और यहां टच करके ना आप इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पे चले जाओगे, और यहां टच करके आप बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हो, मैंने पूरी बिजनेस स्टडीज भी पढ़ा रखी है। आगे आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच।